हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज मैं आपको बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 और यूनिट 2 है। ठीक है गाइस। मौलिक अधिकार और राज्य में नीति निर्देशक तत्व के मध्य और वाद विवाद। दुर्योधन नाहक ने इसको रिटर्न किया है। अधिकार नागरिकों में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। जो हमारा अधिकार है वो नागरिकों में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। इसका उल्लेख किस में मिलता है? संविधान के भाग 3 में। हालांकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। कई वर्षों पहले इंग्लैंड में नागरिकों द्वारा समानता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन में अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया। कई वर्षों पहले इंग्लैंड में नागरिकों द्वारा, यानी कि हम सब जो है वो नागरिक हैं, समानता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया था। यानी कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए और हम अच्छे से जीवन जी पाएँ, उसके लिए मतलब गरिमापूर्ण शांति। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसओ को बोलते हैं, ठीक है गाइस, नहीं यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूएन को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन है ना। संघ ने अपने अधिकारों के घोषणा पत्र 1991 में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अधिकारों के घोषणा पत्र 1991 में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 में अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में किस भाग में अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 12 से 35 में, जिसमें सम्मिलित हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को समानता प्रदान करके समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सम्मानजनक स्थिति बनाने के लिए संविधान से प्रभावित होने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड में संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किससे लिया गया? आयरलैंड में संविधान से लिया गया है, जिसको कि मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और दूसरे भाग में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, और तीसरे भाग में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में बीच एक दूसरे में संपूरक बताया है। मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करने से पहले उनके कुछ मुख्य लक्षणों की विवेचना करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से दोनों रूपों में देख सकते हैं, यथा सकारात्मक और नकारात्मक रूप। अर्थात भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों में कुछ अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों रूपों में हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों में कुछ अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों रूपों में हैं। इस संदर्भ में हम अनुच्छेद 21 को देख सकते हैं, जिसमें प्राण यानी कि जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और अनुच्छेद 22 को देख सकते हैं, वहाँ अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का वर्णन देख सकते हैं। हालांकि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में
वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अब आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जो हमारा संविधान है उसमें कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। इस संदर्भ में अवलोक्य है, भारतीय संविधान की आंतरिक संरचना में मूल अधिकारों को रखा गया है। भारतीय संविधान की आंतरिक संरचना में मूल अधिकारों को रखा गया है। किसी भी अधिकार का हनन होने पर वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकारों के संबंध में हम 1973 में केशवानंद भारती विवाद को भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का भाग माना गया है, इसलिए इन्हें स्थगित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं तथा समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। अधिकतर अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जिसमें कुछ अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 की घोषणा किए गए बिल में थे तथा इसमें किसी भी नागरिक और गैर नागरिक में बिना भेदभाव के प्राप्त थे। ये बिना किसी जातीय भेदभाव के प्राप्त हो सकते थे। 5 पॉइंट, मौलिक अधिकारों का एक राजनीतिक आयाम भी है, जिसमें राजनीतिक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय की भी बात की जाती है। 6 पॉइंट, मौलिक अधिकार न्यायीकृत हैं। किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 में किया गया है। यहाँ पे हम समानता का अधिकार के बारे में बताएंगे क्या है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में समानता का बहुत अधिक महत्व है। इसी कारण इन शासनों में समता के अधिकार को स्वीकार किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि में सम्मुख समता अथवा कानून में समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समता में अधिकार से तात्पर्य है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक और गैर नागरिक कानून में सम्मुख समान है। भारतीय संविधान में यह अमेरिका में संविधान से लिया गया है। इस कानून की मुख्य विशेषता ये भी है कि विधि में समक्ष एक आम व्यक्ति और देश का प्रधानमंत्री दोनों समान हैं। यह विधि का एक सकारात्मक पहलू भी है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि एक दिल्ली के रिक्शा चालक और पश्चिम बंगाल का रिक्शा वाला दोनों विधि में समक्ष समान है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में अनुसार नागरिकों को उनकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के आदि के नियोग्य नहीं समझा जाएगा। इस अनुच्छेद को महत्वपूर्ण इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। हालांकि हाल ही में सरकार द्वारा 10% का आरक्षण कमजोर वर्ग और सामाजिक तबके के लोगों को दिया गया है, जो कि शैक्षिक संस्थानों में 103वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। अनुच्छेद 16 राजकीय सेवाओं में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में खंड 1 में कहा गया है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 खंड 2 में निहित है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी में आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होती है।
न विभेद किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ये पढ़ना गाइस, ठीक है गाइस। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियां प्राप्त करने को निषेध किया गया है। विशेष योग्यता, शिक्षा या सेना की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई, यह सभी उपाधियां महत्वपूर्ण लोगों को देने की योजना बनाई गई। इन सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय में कुछ लोगों की फ्रांसीसी भागीदारी है देश में, इसलिए इन व्यक्तियों के नाम पर ये उपाधियां दी जाती हैं। उदाहरण क्या? सचिन तेंदुलकर, CN राव, प्रणब मुखर्जी आदि। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, ये जो दिए गए हैं, ठीक है गाइस। अनुच्छेद 20 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रकृत विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और वैदिक स्वतंत्रता में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। निजता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार विधि में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार के रूप में घोषणा की गई, जिसमें कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिसको कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन। यह सत्य है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन बहुत वर्षों में ये देखने को मिलता है कि सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न संशोधन समय समय पर देखे गए हैं, जिसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसको कि 1952 में पंचवर्षीय योजनाओं को 1951-52 को लाई गई। वर्तमान समय में भारत में 13 पंचवर्षीय योजना 2022 तक पूरी हो गई हैं। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग और योजना आयोग में कोई भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि, औद्योगिकरण, हरित क्रांति और ट्राइसैम, DWCRA तथा IROP आदि ग्रामीण लोगों की स्थिति को सुधारक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा
NAREGA 2005 आयुष्मान भारत 2018 उज्ज्वल योजना। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में परिवर्तन लाना है। नीति निर्देशक तत्वों के बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, कई विचारकों के अनुसार नीति निर्देशक तत्व नए वर्षों पर लेने वाली लोगों के उस संकल्प की तरह है जो कि अगले दिन ही टूट जाती है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव के समय राज्य सरकार लोगों से कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के खत्म होने के साथ वादे भी खत्म हो जाते हैं। जैसा कि हम विकास के संदर्भ में देख सकते हैं कि उड़ीसा की सरकार ने लोगों से कई वादे किए, जैसे कि किसानों को 10,000 KIA योजना, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद खेल बदल गया था। हालांकि हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वादे भी टूट गए। Thank you for watching my video. Thank you guys.